कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। ऑर्गेनाइजेशन के 5 टाइप होते हैं फ्रेंड्स। सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, पार्टनरशिप, HUF हिंदू अविभाजित परिवार, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी और सहकारी कंपनी। तो फ्रेंड्स, इसी तारतम्य में पिछले लेक्चर वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को समझा था। अब सेकंड टॉपिक, जो उसका सेकंड टाइप है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हम साझेदारी यानी पार्टनरशिप को समझने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए, किसी भी जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमें साकार करने के लिए उस पर काम करना होता है। तो ऐसा ही ऑब्जेक्ट होता है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम काम करते हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों को साथ लेकर के आते हैं। तो ऐसे ही होता है साझेदारी। साझेदारी में साझेदारी का मतलब क्या होता है? साझा करना, बांटना, चाहे आपकी लायबिलिटी हो, चाहे आपकी कैपिटल हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका डिविडेंड हो, तो इन सब चीज़ों को आपस में मिल बांट कर शेयर करना ही पार्टनरशिप है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप को डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम एक, दो या दो से अधिक साझेदार या व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को अलग अलग हिस्सों में पूंजी लगाकर शुरू करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। और यह साझेदारी एक समझौते के थ्रू होता है। ये एक एग्रीमेंट है, टाइप ऑफ एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और इम्प्लाइड यानी गर्भित भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड मौजूद ही हो और वो रिटर्न में ही हो। तो यहाँ पर पार्टनरशिप जो डीड है, समझो साझेदारी संलेख विलेख जो है, वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है। यहाँ पर साझेदारी संलेख अगर नहीं होता है तो सब कुछ इक्वली डिवाइड होता है, एक समान रेशियो में बांटा जाता है। अब हम जानते हैं कि हर एक कंपनी, हर एक एग्रीमेंट, जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में जितनी चीज़ें आती हैं, विशेष अनुबंध हो या सामान्य अनुबंध हो, हमने सारे अनुबंध पढ़े हैं। लेकिन साझेदारी अधिनियम जो है, पहले आपका 1872 के एक्ट के अंतर्गत ही आता था, लेकिन फिर इसको सेपरेट कर दिया गया और इसके लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेटरी नियम कानून बनाता है सिर्फ और सिर्फ साझेदारी के लिए। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि भारतीय साझेदारी अधिनियम किसको लीड करता है, तो साझेदारी व्यवसाय को लीड करता है, जो कि एक संगठन का प्रकार है। संगठन मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी काम के लिए एक साथ मिलकर किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसे हम संगठन कहते हैं। तो ये भी एक संगठन ही है। उन व्यक्तियों के बीच जो संबंध होता है
जो किसी ऐसे व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं जो उनके द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर पार्टनर, सारे पार्टनर एक साथ भी डायरेक्टर्स बन सकते हैं या कोई उनमें से एक व्यक्ति सबकी सहमति से डायरेक्टर बन जाता है और वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब लाभ को अपने अपने कैपिटल के रेशियो में या जो रेशियो उनने निर्धारित किया है, जो अनुपात उनने निर्धारित किया है कि हम इस अनुपात में बांटेंगे, तो उसी अनुपात में वो अपने लाभ या हानियों को वहन करते हैं। अब बात करते हैं साझेदारी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की विशेषताओं की। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। भाई अकेला व्यक्ति करेगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, एकल स्वामित्व कहेंगे, लेकिन यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो देखिए, बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकतम जो संख्या है वो 10 हो सकती है और अन्य व्यवसाय के लिए अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 20 हो सकती है। यदि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या सीमा से अधिक हो जाएगी तो गैर कानूनी हो जाएगा और वह साझेदारी नहीं कहलाएगी, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत वह नहीं लिया जाएगा। अनुबंधात्मक संबंध, तो हमने कहा कि ये एक अनुबंध है, एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर अनुबंधात्मक संबंध होते हैं, जैसे कि एक अनुबंध क्या कहता है? अनुबंध कहता है कि प्रत्येक समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। तो कानून की प्रवर्तनीयता की 3 शर्तें होती हैं दोस्तों। पहली शर्त है कि वह व्यक्ति मेजर होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी टर्म कहती है कि वह व्यक्ति साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, जो अपने निर्णय पूरे होशो हवास में ले सके। और तीसरा टर्म बोलती है कि वो व्यक्ति कानून द्वारा अयोग्य नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि वो व्यक्ति कानून की नज़रों में गुनहगार नहीं होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं चल रही होनी चाहिए। तो इन शर्तों को जब एक समझौता पूरा कर लेता है तो उसे हम अनुबंध कहते हैं। तो यहाँ पर इन सभी शर्तों को पूरे करने वाले लोग ही हिस्सेदार बनते हैं, साझेदार बनते हैं। तो उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट बेस का संबंध होता है। व्यवसाय के लाभों का बंटवारा, तो देखिए, जो रिस्क होगी, जो प्रॉफिट होगा, वो उनके रेशियो में बटेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटर करता था कि वो क्या करता था, जो प्रॉफिट अर्न करता था वो भी खुद ही लेता था, और अगर उसके कोई लॉस होती थी तो वो भी खुद ही उसको उठानी पड़ती थी। तो यहाँ पर भी वही है, जो उनका प्रोपोर्शनेट रेशियो रहेगा, जो उनका आंशिक रेशियो रहेगा, उसी रेशियो में, जो रेशियो ने डिसाइड कर रखा है, उसी में वो प्रॉफिट बांटेंगे और उसी में वह लॉस को सहेंगे। वैध व्यवसाय का अस्तित्व, तो भाई सब जो हमारी CSR कहती है, CSR का मतलब आप समझते हैं, CSR का मतलब होता है कि व्यावसायिक उत्तरदायित्व, जो हमारे व्यावसायिक उत्तरदायित्व होते हैं, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं हमारी, उनको पूरा होना चाहिए हमारे व्यवसाय से। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि हम कोई ऐसी चीज़ का व्यवसाय ना करें जो हमारे कानून में प्रोहिबिटेड हो या हमारे समाज के लोगों के लिए अच्छा ना हो। तो वैध व्यवसाय का अस्तित्व, यानी कि एक वैलिड व्यवसाय जिसमें कोई कालाबाजारी, तस्करी है और अवैधानिक चीज़ों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो ऐसी चीज़ें ना हों। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला टाइप है इसका क्या? एजेंसी संबंध। भाई एजेंसी का मतलब क्या होता है कि एक एजेंट है और उसका एक प्रधान है, यानी प्रिंसिपल और एजेंट।
एजेंट जो है प्रिंसिपल का जो है प्रतिनिधि होता है। इसी तरीके से साझेदारी में भी साझेदार एक दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि एक अगर कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाता है तो दूसरा उसके बदले में वह दायित्व निभाने का उत्तरदायी होता है। असीमित देयता, जैसे वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी असीमित देयता थी, यहाँ भी है कि भाई अगर हमने प्रॉफिट बांटना है तो लॉस भी झेलनी है, तो यहाँ पर भी वहाँ अनलिमिटेड रिस्क या अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। स्वैच्छिक पंजीकरण, साझेदारी फर्म का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन एक गैर पंजीकृत फर्म को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इच्छाओं पर निर्भर है कि अगर साझेदारों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो हो सकता है वो पंजीकरण ना करवाएं, और अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होने की संभावना है तो उनके लिए ये मस्ट है कि वह पंजीकरण उसका करा लें। फर्म बाहरी व्यक्तियों को मुकदमा नहीं कर सकती, जबकि फर्म पर मुकदमा कर सकता है। अगर पंजीकृत फर्म नहीं है तो वह किसी पर मुकदमा नहीं कर सकती, उस पर सब कर सकते हैं। साझेदारों के बीच विवाद के मामले में विवाद को न्यायालय द्वारा नहीं निपटाया जा सकता। विवाद है आपस में ही निपटा लो भाई, क्योंकि तुम लोग रजिस्टर्ड नहीं हो। फर्म किसी अन्य पक्ष से देय या प्राप्त राशि के लिए दावा नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि फर्म कोई लीगल ऑब्लिगेशन किसी पर नहीं अटेम्प्ट कर सकता। अब साझेदारी व्यवसाय के लाभ क्या क्या हैं, जिनको हम मेरिट्स बोलते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं, प्रॉफिट्स कह सकते हैं, बेनिफिट्स कह सकते हैं। तो देखिए, स्थापना में सुगमता, भाई हम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा फर्म स्टेबल करना चाहते हैं तो एक से अधिक व्यक्तियों की कैपिटल उसमें लगी होती है, सबके अपने अपने सोर्स लगे होते हैं, तो उतना हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा है अधिक संसाधनों की उपलब्धि, भाई एक से ज़्यादा लोग जब किसी चीज़ों को सोर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करने में लग जाते हैं तो बहुत जल्दी हम चीज़ों को उपलब्ध करा पाते हैं। बेहतर निर्णय, एक से ज़्यादा लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर होती है, लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो अच्छा एक डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम आपस में डिस्कस करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जोखिम का बंटवारा, रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं हम लोगों में, अपने साझेदारों में बांट सकते हैं, सब कुछ हमें अकेले नहीं सहने की ज़रूरत है। गहन रुचि, मतलब हमारी जो हमारा इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लाभ हानि सारी चीज़ों को हमें मिल बांट करके करना होता है। विशिष्टता का लाभ, यानी कि भाई कोई अच्छी चीज़ हो जाती है तो हमें क्या होता है, जैसे हम पहले सिर्फ डिविडेंड दे पा रहे थे, अगर हमारा अच्छा व्यवसाय चलता है तो हम बोनस भी दे देते हैं साझेदार, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होती हैं। फिर हिस्सों की रक्षा, हम एक दूसरे के हिस्सों की रक्षा भी करते हैं और अपने हिस्से की रक्षा भी, हितों की रक्षा भी करते हैं। गोपनीयता, भाई साझेदारों में अच्छी बॉन्डिंग होगी तो कंपनी के बाहर बात कभी भी, फर्म के बाहर बात नहीं जाएगी। साझेदारी व्यवसाय की सीमाएं देख लीजिए। असीमित देयता, भाई अनलिमिटेड रिस्क भी है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है तो अनलिमिटेड रिस्क भी है। यहाँ तक कि इतना रिस्क होता है कि अगर कंपनी बिल्कुल डेफिसिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो आपको अपने खुद के घर से, अपने घर की असेट्स बेचकर, अपनी पर्सनल असेट्स भी बेच करके उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। तो ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी डिमेरिट्स कह सकते हैं हम, सबसे बड़ा दोष कह सकते हैं इसको। अनिश्चित कार्यकाल, हाँ अगर हमने कोई टाइम लिमिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कि हमने कह दिया कि भाई हम 1 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, 2 साल के लिए, अगर हमने ऐसी कोई डीड में मेंशन नहीं किया है तो अनलिमिटेड टाइम उसमें हमारा जा सकता है। इसके बीच में किसी साझेदार की हम देखते हैं कि जब हमें अकाउंटिंग में
सम्स करते हैं तो किसी साझेदार की जो है मृत्यु हो जाती है, वो दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो ऐसे में फर्म बंद भी हो सकती है। या दूसरा पार्टनर की एंट्री होती है तो वो कैपिटल, गुडविल, सारी चीज़ों का वैल्यूएशन, एसेट्स का वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें, सारे टंटे हमें देखने पड़ते हैं। तो इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, तब भी हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सीमित पूंजी, भाई यहाँ कह रहा है कि साझेदारी की संख्या 20 के ऊपर नहीं हो सकती, तो 20 लोगों से ज़्यादा को तो जोड़ ही नहीं सकते, तो सीमित पूंजी होती है, एक लिमिट होती है उसकी। अहस्तांतरणीय हिस्सा, साझेदारी फर्म में अपने हिस्से को दूसरे पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। साझेदारों के लिए असुविधा होती है कि अपना हिस्सा किसी अंश तक पूर्णतः हस्तांतरित नहीं कर सकते, जैसे शेयर होल्डर कर सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं होता है। आपसी मतभेद की संभावना, भाई 2 लोग 4 लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आपस में झगड़े टंटे तो होते ही हैं। साझेदारी तथा साझेदारी के प्रकार, अब साझेदार भी हैं तो उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। भाई कोई पार्शियली है तो कोई फुल टाइम है, तो इस तरीके से कई प्रकार के साझेदार होते हैं। देखें, हम नीचे देखते हैं, साझेदारी में भागीदारी के आधार पर, भाई ऐसा साझेदार है जो साझेदारी में भागीदारी कर रहा है, सहभागिता के आधार पर साझेदार को सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। भाई एक है जो एक्टिव रहेगा और एक है जो इनएक्टिव रहेगा। कहने का मतलब, वो एक्टिव साझेदार जो रहेगा, पार्टनर रहेगा, वो क्या करेगा, वो सारी एक्टिविटी में भाग लेगा। आपकी अपनी फर्म की जितनी एक्टिविटी हैं, चाहे मैनेजमेंट के लिए उसका काम है तो मैनेजमेंट में एक्टिव रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में उसका काम है वो एक्टिव रहेगा। लेकिन एक होता है इनएक्टिव, जिसने पैसा लगा दिया, उसको कोई मतलब नहीं है आपकी कंपनी में, अपनी फर्म में क्या हो रहा है, नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको अपने पार्ट से मतलब है सिर्फ। फिर दूसरा आता है लाभ में हिस्सेदारी के आधार पे। हमने कह दिया कि भाई एक नॉमिनल साझेदार, एक नॉमिनल पार्टनर हमने जोड़ लिया, जो नाम मात्र का है, उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, उसको किसी मगजमारी से कोई मतलब नहीं है, आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, फर्म में क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। लाभ की हिस्सेदारी के आधार पर नाम मात्र के साझेदार होते हैं, नॉमिनल पार्टनर कहते हैं इन्हें, जो लाभ के लिए जोड़ते हैं। नाम मात्र के साझेदार को फर्म में अपना हिस्सेदार भांति प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। वे ना तो पूंजी निवेश करते हैं, ना ही फर्म के दिन प्रतिदिन संचालन में कोई योगदान देते। वे फर्म के लाभ में हिस्सा लेने के लिए हकदार नहीं होते, जबकि उनके फर्म के सभी मामलों में तीसरा पक्ष माना जाता है। ऐसा साझेदार जो केवल फर्म के लाभों को ही बांटने के लिए फर्म में शामिल होता है, उसकी हानियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वह केवल लाभ के लिए साझेदार बनता है। अवयस्कों पर भी लागू होता है ये चीज़, ठीक है, यह केवल अवयस्कों पर ही लागू होती है, जिनका फर्म में प्रवेश केवल लाभ पाने के लिए होता है। तो होता क्या है कि जैसे हम किसी को नाम मात्र का साझेदार बना देते हैं, तो वो कोई कैपिटल लेकर के नहीं आता, वो कोई रिस्क नहीं उठाता, कोई लॉस नहीं वहन करता। उसको सिर्फ इतना है कि भाई मैं इतने % का पार्टनर हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी फर्म से, मुझे इतने % तुम्हारे प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट हिस्सा चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, साझेदार है, साझेदारी के विस्तार के आधार पर सक्रिय और निष्क्रिय, लाभ की हिस्सेदारी के आधार पर नाम मात्र के साझेदार, लाभ में साझेदार, ठीक है, देयता के आधार पर सीमित देयता और सामान्य देयता, ठीक है, व्यवहार की प्रकृति के आधार पर विबंधित साझेदार और व्यवहार द्वारा साझेदार। तो देखिए, देयता के आधार पे हम देख लेते हैं। देयता के आधार पे जैसे हमने कहा कि सीमित देयता और असीमित देयता। सीमित देयता किसकी, जो अपना प्रोपोर्शनेट हिस्सा लेकर के आ रहा है, उसकी सीमित देयता, जितना हिस्सा उतनी देयता। असीमित दायित्व वाले साझेदार मुख्य साझेदार कहलाते हैं, जो कि मेन मालिक होते हैं, सुख दुख सारे उनके। फिर व्यवसाय अथवा आचरण के आधार पर,
अब व्यवसाय जैसा है वैसे साझेदार। तो कह रहा है विबंबित साझेदार पार्टनर बाय एस्टोपल, और व्यवहार द्वारा साझेदार पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसे साझेदार जो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं कि उन्हें फर्म का साझेदार समझे विबंधित साझेदार कहलाते हैं। और ऐसे साझेदार जो फर्म से प्राप्त लाभ के बंटवारे के हकदार नहीं होते, परंतु किसी झूठे कथन या प्रदर्शन द्वारा फर्म की हुई हानि के लिए वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ इनको हम कह सकते हैं पार्टनर बाय एक्ट, जो कुछ ऐसा एक्ट करते हैं कि उनको जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई फला फला कंपनी का एक प्रोडक्ट है, ये इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको परचेस कर लीजिए। तो इनकेस अगर उस प्रोडक्ट से हमें कोई हार्म पहुंचती है तो हम उस व्यक्ति को ब्लेम करते हैं। तो ये होते हैं कि वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि वो उस कंपनी के साझेदार हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो उस कंपनी के साझेदार समझे जाते हैं, विबंधित साझेदार समझे जाते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से एक्ट करते हैं कि भाई मैं तो इस कंपनी का साझेदार हूँ ही। तो इस तरीके से दिखावे के तौर पे, एक्ट के तौर पे जो साझेदार होते हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। अब अगर हम साझेदारी के प्रकार की बात करें तो साधारण और सीमित साझेदारी, जिसमें सीमित दायित्व होते हैं, निश्चित उद्देश्य होता है, सीमित कैपिटल, सब कुछ सीमित होता है जिसमें। दूसरा है ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी। ऐच्छिक मतलब हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए, कोई विशेष उद्देश्य के लिए हमने कोई कंपनी कोई फर्म खोल रखा है, तो भी एक विशेष साझेदारी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई पर्टिकुलर एक ही कमोडिटी के लिए कोई साझेदारी कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य की। ऐच्छिक साझेदारी का गठन व्यवसाय को अनिश्चित अवधि तक चलाने के लिए होता है। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, जब तक हमारा मोटिव पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसका हम समापन या एंडिंग नहीं कर सकते। कानूनी एवं गैर कानूनी साझेदारी, तो देखिए जिसका पंजीयन, कानूनी साझेदारी कौन सी, जिसका पंजीयन आवश्यक है, और और यद्यपि साझेदारी संगठनों में इस अधिनियम के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। कौन से, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ही काम करना पड़ता है। तो फर्म अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करती है तो वह कानूनी मानी जाती है, वैधानिक फर्म मानी जाती है। तो जो 1932 को फॉलो करती हैं वो वैधानिक, और जो नहीं करती हैं वो अवैधानिक। यदि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी है तो वह अवैधानिक हो जाएगी। यदि साझेदारी के व्यवसाय जननीति विरोधी यानी समाज के लिए अच्छा नहीं है तो वो अवैधानिक मानी जाएगी। साझेदार की संख्या एक रह जाती है, उससे ज़्यादा साझेदार नहीं होते तो भी वो अवैधानिक मानी जाएगी। और यदि कोई साझेदार दुश्मन देश का नागरिक है तो भी वह अवैधानिक साझेदारी मानी जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, साझेदारी संलेख, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिस पर ये सारा दारोमदार व्यवस्थित होता है। तो व्यवसाय को चलाने के लिए, लाभ को बांटने के लिए, हानियों को वहन करने के लिए और झगड़ों से बचने के लिए एक समझौता या एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिस समझौते को सभी साझेदार हस्ताक्षरित करते हैं, यानी कि उसका हस्ताक्षर करते हैं। समझौता जिसे साझेदारी पत्र भी कहते हैं या साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। फर्म का नाम, पहली बात, फर्म का क्या नाम होगा, सारे साझेदार डिसाइड करके एक फर्म का नाम रखते हैं, एक यूनिक सा नाम जो किसी और फर्म का ना हो। व्यवसाय की प्रकृति, कैसे नेचर का बिजनेस है आपका, आप कोई कॉस्मेटिक कंपनी फर्म खोल रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर फर्म खोल रहे हैं, किस टाइप का नेचर है आपकी फर्म का, किस रुख में आप काम कर रहे हैं। साझेदारी के नाम व पते, साझेदारों की पूरी डिटेल इसमें होती है। व्यवसाय के स्थान का विवरण, कहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे अपने फर्म का, व्यवसाय के स्थान का विवरण। फिर उसके बाद यदि तय हो तो साझेदारी की समय सीमा, अगर आपने किसी अनलिमिटेड टाइम के लिए कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मोटिव है आपका तो उसके लिए टाइम लिमिट हो सकती है। प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी में योगदान, तो हर एक साझेदार जो पार्टनर है उसको पूंजी में किसको छोड़ के,
जो आपका एडल्ट नहीं है, जो साझेदार आपका माइनर है उसको छोड़ के, वयस्क साझेदार को छोड़ के। फिर लाभ हानि का अनुपात, लाभ हानि किस अनुपात में बांट रहे हैं आप, तो एडीडी में मेंशन करना होता है। साझेदारों के कर्तव्य और अधिकार, भाई दायित्व क्या है, अधिकार क्या है, वो सब डिसाइड करने हैं। इस समापन पे कौन कितना लेगा, कितना देगा, ये सारी चीज़ें, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। साझेदारों का वेतन और आहरण, कितना विड्रॉल कर रहे हैं, कितना आप उसे सैलरी दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। खातों का लेखांकन और उसका लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग कराएंगे नहीं कराएंगे, ये सारी चीज़ें। फर्म के विघटन का तरीका, किस तरीके से डिस्क्लोजर ऑफ फर्म किया जाएगा, विघटन कैसे किया जाएगा। विवादों के निपटानों का तरीका, अगर कोई विवाद होता है तो किस तरीके से निपटाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। साझेदारों को अपनी फर्म को संबंधित राज्य में फर्म के रजिस्टर के पास पंजीकृत कराना पड़ता है। यद्यपि पंजीकरण की बाध्यता नहीं है, परंतु पंजीकरण न कराने पर दुष्परिणामों, जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे, वो इस समय पंजीकरण करा लेना चाहिए। तो पंजीकरण ना कराने के दुष्परिणाम क्या है कि हम किसी पर लीगल ऑब्लिगेशन लगा ही नहीं सकते और कोई भी हम पर जो है बात प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए, पंजीकरण के लिए निश्चित फॉर्म भरकर संबंधित राज्य के फर्म रजिस्टर को आवेदन करना चाहिए। फॉर्म को पूरा ठीक से भरना, सही जानकारी भरना, हस्ताक्षर करना, पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र या फॉर्म के साथ आवश्यक पंजीकरण शुल्क रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना। तत्पश्चात रजिस्ट्रार आवेदन पत्र की जांच करेगा। संतुष्ट होने पर पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और फर्म का नाम अपने रजिस्टर में लिखेगा और फर्म को पंजीकृत करने का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल जानकारी थी आपकी साझेदारी के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बता दूं आपको, अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है तो कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ सेक्शंस में होते हैं, जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कैपिटल पर ना इंटरेस्ट लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, सॉरी, और विड्रॉल पर जो इंटरेस्ट है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली जो है, कोई रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वली डिवाइड करेंगे, सब में जो प्रॉफिट रेशियो है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, पूरा कंटेंट कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़, लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।